तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनेटिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड mRNA के अंदर में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होती है। mRNA से क्या बनने वाला है? mRNA से प्रोटीन बनने वाला है। तो एक पर्टिकुलर mRNA किस तरह का प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, ये कैसे डिसाइड करता है? ये डिसाइड होता है mRNA के अंदर में जो कोड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, जिसको हम जेनेटिक कोड बोल रहे हैं। तो हमारे टॉपिक का भी यही नाम है, जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशन। हम जेनेटिक कोड की बात करेंगे, mRNA के अंदर में वो किस तरह से प्रेजेंट होता है, और उसके बाद में म्यूटेशनल स्टडीज़, जेनेटिक कोड में क्या चेंज आने पर प्रोटीन सीक्वेंस में किस तरह से चेंज रिफ्लेक्ट होता है, वो समझने वाले हैं। पहले बात करेंगे जेनेटिक कोड क्या होता है। जेनेटिक कोड mRNA के अंदर स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है। अब आपको मालूम है mRNA किससे बनता है? mRNA न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में अलग अलग तरह के 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, A, U, G, C। हम यहाँ पे उनको जर्नल N लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। N का मतलब है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, यानी यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स 4 में से कोई से भी हो सकते, A, U, G, C। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, इनमें से 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिल करके एक सिंगल कोडॉन का फॉर्मेशन करती है। ये एक कोडॉन हो गया, ये एक दूसरा कोडॉन हो गया, कोडॉन नंबर 3, ये कोडॉन 4 और ये कोडॉन 5। 3 न्यूक्लियोटाइड का जो सेट है, जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम क्या बुलाते हैं? कोडॉन। कोडॉन का मतलब है एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करे, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है प्रोटीन के अंदर में। मतलब कि अगर हमारे पास में एक पर्टिकुलर कोडॉन प्रेजेंट है, तो उसकी जगह पर जब प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो प्रोटीन के अंदर एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड ऐड होने वाला है। मान लो ये जो हमारे पास में 5 कोडॉन का mRNA है, इससे हमने प्रोटीन सिंथेसाइज करवाया। तो जब प्रोटीन सिंथेसाइज करवाएंगे तो कितने अमीनो एसिड उस प्रोटीन में दिखाई पड़ेंगे? जो प्रोटीन होता है वो खुद भी एक पॉलीमर होता है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं। 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड जुड़ करके एक प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है। सो जब प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो ये कोडॉन 1 की वजह से एक अमीनो एसिड ऐड होगा, जिसको हम अमीनो एसिड 1 बोल रहे हैं। ये किसकी वजह से आ रहा है? इस कोडॉन की वजह से। कोडॉन 2 की वजह से एक दूसरा अमीनो एसिड ऐड होगा, और इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, जो प्रोटीन का मेन बॉन्ड है। इस तीसरे कोडॉन की वजह से एक तीसरा अमीनो एसिड ऐड होगा। इस चौथे कोडॉन की वजह से एक चौथा अमीनो एसिड यहाँ पर ऐड होने वाला है, और लास्ट और 5th कोडॉन की वजह से एक 5th अमीनो एसिड यहाँ पर ऐड होने वाला है, जिसको हमने नंबर भी दे दिया है 1 2 3 4। ये जो चेन बन रही है अमीनो एसिड की, इसी को बोलते हैं प्रोटीन। तो आप देख सकते हैं कि प्रोटीन खुद भी एक पॉलीमर है। किस चीज़ का पॉलीमर है? प्रोटीन पॉलीमर है। 20 अलग अलग अमीनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। जबकि अगर हम mRNA की बात करें तो यहाँ पे जो मोनोमर्स हैं वो 4 मोनोमर्स होते हैं, A, U, G, C। अलग अलग तरह से ये रिपीट कर सकते हैं। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जेनेटिक कोड और कोडॉन की। कोडॉन हमारा 3 लेटर का सेट होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट, और जो पूरी इन्फॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई आज के टाइम पे हमें डायरेक्टली मालूम है कि जेनेटिक कोड क्या होता है, कोडॉन क्या होता है, कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। लेकिन एक टाइम पर इसको पता करना बायोलॉजी का सबसे बड़ा क्वेश्चन था। बहुत सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर में एक साथ वर्क कर रहे थे, ताकि हम ये पता कर सकें कि mRNA से प्रोटीन सिंथेसिस या फिर ट्रांसलेशन में जो प्रोसेस होता है, उसको गाइड करने वाली इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ऐसी क्या दिक्कत थी ट्रांसलेशन को समझने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग ट्रांसलेशनल प्रोसेस। भाई जो ट्रांसलेशनल प्रोसेस है उसको समझने में ऐसी क्या खास दिक्कत थी जो DNA के रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन को समझने में भी नहीं आ रही थी। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो RNA था, mRNA, जिससे कि आगे चल करके प्रोटीन बनने वाला है,
ये दो अलग अलग तरह के बायोमोलिक्यूल्स हैं। एमआरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, एमआरएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। यहीं पे प्रोटीन क्या है, एक अलग बायोमोलिक्यूल जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। अब क्योंकि ये दो अलग अलग तरह के बायोमोलिक्यूल्स हैं, दोनों का सिंथेसिस डिफरेंट टाइप के मोनोमर से हुआ है। यहाँ पे हमारे पास AUGC प्रेजेंट है मोनोमर्स की फॉर्म में, और यहाँ पर मोनोमर्स की फॉर्म में 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल था वो फेल हो जाता है। जैसे आपने जब DNA रेप्लिकेशन पढ़ा था तो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल था। एडिनाइन के सामने थाइमीन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन एंड वाइस वर्सा। जब हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, रेप्लिकेशन के बाद में सेकंड चीज़ हमने पढ़ी थी ट्रांसक्रिप्शन, तो वहाँ पे भी ये चीज़ रिपीट हुई थी कि वहाँ पे भी जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल था वो फॉलो हो रहा था। कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल इन द सेंस एडिनाइन की जगह यूरासिल और साइटोसिन की जगह के साइड में, मतलब साइटोसिन के आगे ग्वानिन ऐड हो रहा था। तो ये जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी दिखाई पड़ती है DNA और DNA के बीच में ड्यूरिंग रेप्लिकेशन और DNA और RNA के बीच में ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, उसकी वजह से उन प्रोसेस को समझा पाना, उन प्रोसेस को समझ पाना काफ़ी इजी है। लेकिन mRNA और प्रोटीन, या फिर हम बात करें इनके मोनोमर्स की, न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड्स के बीच में कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इन दोनों के बीच में नो कॉम्प्लीमेंटैरिटी एग्जिस्ट। जब कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर पाना रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन से ज़्यादा मुश्किल अपने आप हो जाएगा। दूसरी जो एक और बड़ी प्रॉब्लम थी वो था नंबर ऑफ मोनोमर्स। भाई कॉम्प्लीमेंटैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती वो तो एक बात थी, पर जो नंबर ऑफ मोनोमर्स mRNA के अंदर में और प्रोटीन के अंदर में मिलते हैं उसमें भी फ़र्क है। अगर हम mRNA की बात करें तो उसमें टोटल मोनोमर्स कितने हैं, 4, एडिनाइन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन। वहीं पर अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मोनोमर्स का नंबर है वो है 20। यहाँ पर 4 मोनोमर्स हैं और यहाँ पे 20 मोनोमर्स हैं। अगर इन 4 मोनोमर्स की मदद से हमें इन 20 अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करना हो, भाई 4 न्यूक्लियोटाइड की मदद से कितने अमीनो एसिड सिंथेसाइज करने, 20 अलग अलग। तो इसको करने के लिए कैसे पॉसिबल हो पाएगा, ये भी बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी था। इसी को प्रूव करने के लिए कई सारे अलग अलग फील्ड से साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, फिजिस्ट, केमिस्ट, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड के साइंटिस्ट इन्होंने वर्क किया, उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, जिसमें से एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है जॉर्ज गैमो का। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है जॉर्ज गैमो का। जॉर्ज गैमो एक्चुअल में एक फिजिस्ट थे। इन्होंने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से ये प्रूफ किया, ये हाइपोथेसाइज किया, ये बताया कि भाई अगर mRNA के अंदर में 4 ही यूनिट्स प्रेजेंट हैं लेकिन प्रोटीन के पास में 20 अलग अलग यूनिट्स प्रेजेंट हैं, तो हमें इनके कॉम्बिनेशन की मदद लेनी पड़ेगी। अगर कोडॉन सिंथेसाइज करना है, अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो हमें न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो इन्होंने बताया, ही प्रपोज्ड दैट अ combination of few nucleotides together would code for a given amino acid। जब इन्होंने ये बात की तो इनसे पूछा गया कि भाई अगर आपने बोला है कि हमें कॉम्बिनेशन बनाना है न्यूक्लियोटाइड्स का, फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स का, तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स, 2 न्यूक्लियोटाइड्स, 3 न्यूक्लियोटाइड्स, 4 न्यूक्लियोटाइड्स, कितने का कॉम्बिनेशन मिलकर के एक कोडॉन होना चाहिए। तो इन्होंने प्योर कैलकुलेटिव नॉलेज लगा करके ये बताया कि भाई अगर हम अमीनो एसिड की बात करते हैं तो हमें अमीनो एसिड कितने चाहिए, टोटल 20 अमीनो एसिड चाहिए। इसका मतलब हमें कोडॉन कितने चाहिए होंगे, अगर 20 अमीनो एसिड चाहिए और हर एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है, तो कोडॉन हमको चाहिए 20 नंबर में। तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि जैसे कॉम्बिनेशन से अलग अलग कम से कम 20 कॉम्बिनेशन बन जाए। अब 20 कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मान लो अगर हम
अपने कोडॉन के अंदर में n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। अपने कोडॉन के अंदर n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला केस है n = 1, मतलब एक कोडॉन के अंदर में एक न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। एक कोडॉन के अंदर में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? एक कोडॉन प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट। इसका मतलब टोटल जो कोडॉन बन पाएंगे वो कितने बन पाएंगे? 4, A, U, G, C। ये एक कोडॉन हो गया, ये एक कोडॉन हो गया, ये एक कोडॉन हो गया, ये एक कोडॉन हो गया। तो टोटल हमारे पास में सिर्फ 4 ही कोडॉन्स बन पाएंगे, क्योंकि हर एक कोडॉन एक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना है। लेकिन हमें कोडॉन कितने चाहिए? टोटल 20 कोडॉन्स। इसका मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ये हमने पहले भी बात कर ली। अच्छा, अगर हम बात करते हैं n = 2, इसका मतलब है कि एक कोडॉन के अंदर में 2 न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन है। 2 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनके कॉम्बिनेशन से एक कोडॉन बनता है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स कितने पॉसिबल हैं? तो अब हमारे पास में 2 जगह खाली है, एक जगह ये खाली है और एक जगह ये खाली है। अच्छा, इस खाली वाली जगह पर कितने न्यूक्लियोटाइड्स आ सकते हैं? 4 न्यूक्लियोटाइड्स, या तो A आएगा या U आएगा या G आएगा या फिर C। तो फर्स्ट पोजीशन पर 4 आ सकते हैं, दूसरी पोजीशन पर भी चारों में से कोई सा भी आ सकता है। तो अगर हमारे पास इस पोजीशन पे भी 4 आ सकते हैं, इस पोजीशन पर भी 4 न्यूक्लियोटाइड्स आ सकते हैं, तो जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनने वाले हैं उनका टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 16। सो अगर एक कोडॉन 2 न्यूक्लियोटाइड से मिल करके बनता तो टोटल कोडॉन्स का नंबर जो हमारे पास में आता वो 16 हो जाता। लेकिन आपको पता है हमें टोटल 16 कोडॉन्स नहीं चाहिए, हमें 20 कोडॉन चाहिए। इसका मतलब ये जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स वाला पॉसिबिलिटी है ये भी गलत हो गया। थर्ड पॉसिबिलिटी समझते हैं, जहाँ पे हमने n को रखा 3। n को 3 रखने का मतलब है कि एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। 3 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स हैं या 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो आपस में कंबाइन करके एक सिंगल कोडॉन को बनाते हैं। तो कितनी पोजीशन खाली है? अब की बार 1 पोजीशन, 2 पोजीशन एंड 3 पोजीशन। हर पोजीशन पर 4 न्यूक्लियोटाइड्स आ सकते हैं। जब चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64। मतलब अगर हमारे पास एक कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड से मिल करके बन रहा है तो अलग अलग जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन कोडॉन्स के बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं? 64। कितने कोडॉन्स चाहिए थे? टोटल 20। अब 64 जो नंबर है वो तो 20 से बड़ा है। मतलब कि ये अगर हमारे पास में एक कोडॉन के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो हमें इनफ नंबर में कोडॉन्स मिल जाएंगे जिनसे हम अमीनो एसिड्स को कोड कर सकते हैं, क्योंकि 64 जो नंबर है वो 20 से तो बड़ा है। अच्छा, आगे इसको सेम कैलकुलेशन को आगे भी ले जा सकते हैं। अगर n को हम 4 रख दें, 4 रखने का मतलब है कि एक कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 4 न्यूक्लियोटाइड्स। तो आपको फिर से कुछ नहीं करना, कितनी प्लेस खाली है हमारे पास? 4 प्लेस खाली है। अब की बार हर प्लेस पर 4 में से कोई सा भी एक न्यूक्लियोटाइड आ सकता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 64 एंड 64 का डबल होता है 4 टाइम्स। 64 का 4 टाइम्स होता है 16, 24, 25, 256। कितने कोडॉन्स बन सकते हैं? 256। हमें चाहिए कितने एक्चुअल में? 20। मतलब ये वाला भी सही है, हमें तो ज़्यादा चाहिए ना, 20 से ज़्यादा चाहिए। ये वाली पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। जैसे जैसे आप आगे नंबर बढ़ाते जाओगे, एक कोडॉन अगर 5 न्यूक्लियोटाइड्स का होगा तो कोडॉन्स का नंबर अब और बढ़ जाएगा। लेकिन आप ये समझो कि जो पहली पॉसिबिलिटी जहाँ पर करेक्ट है, मतलब मिनिमम कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होने ही चाहिए, वो है 3 नंबर। अगर 3 नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके एक कोडॉन बना रहे हैं तो ये पहली पॉसिबिलिटी है। इसके आगे के तो सारी पॉसिबिलिटी है भाई, एक कोडॉन में 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए नंबर? मिनिमम हमारे पास में इस एक्सपेरिमेंट से, इस कैलकुलेशन से वैल्यू आ गई कि मिनिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ कोडॉन, एक कोडॉन में मिनिमम कितने न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए? 3। अगर 3 से कम न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो हमारे पास 20 कोडॉन बनाने के कॉम्बिनेशन मिलेंगे ही नहीं। यही जॉर्ज गैमो का हाइपोथेसिस था, उनका प्रपोजल था कि एक कोडॉन कम से कम 3 न्यूक्लियोटाइड का होना चाहिए।
एक्चुअल में कितने का होगा वो उनको नहीं पता, हो सकता है 4 का भी हो, 5 का भी हो, 6 का भी हो, लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए, 3। जॉर्ज गैमो ने इतनी चीज़ें बताई थी। लेकिन अब इस नेचर को प्रूफ करना था। भाई जॉर्ज गैमो ने तो सिर्फ उन्होंने हाइपोथेसिस दे दिया अपना कैलकुलेशन के हिसाब से। अब हमें प्रूफ करना है दैट द कोडॉन इज़ एक्चुअली ट्रिपलेट। ट्रिपलेट यानी कि एक कोडॉन में हमारे पास 3 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके एक कोडॉन का फॉर्मेशन करते हैं। इस चीज़ को प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें बायोलॉजिस्ट की मदद लगेगी, बायोकेमिस्ट की मदद लगेगी, जो बायोकेमिस्ट्री पे वर्क करते हैं। और इसको प्रूफ करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट है, सोफेस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट है, उनकी मदद से ये चीज़ें डेवलप की गई। इसमें हमें 2 साइंटिस्ट के नाम याद रखने जिन्होंने अपना काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है इसको प्रूफ करने में। एक है मार्शल नायरेनबर्ग और दूसरे हरगोबिंद खुराना। इन दोनों के एफर्ट्स से ही, इन दोनों की टीम्स के जो एफर्ट्स थे उससे जेनेटिक कोड ट्रिपलेट नेचर का होता है। एक जेनेटिक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं एक्चुअल में, ये चीज़ें प्रूफ हो पाई। इसमें पहले हम बात करने वाले नायरेनबर्ग की और उसके बाद हम बात करेंगे हरगोबिंद खुराना की। नायरेनबर्ग के काम में सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि इन्होंने एक सेल फ्री सिस्टम बनाया था प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम को डेवलप किया था, यानी कि एक आर्टिफिशियल इन विट्रो मशीन डेवलप की थी। एक सेल के बाहर एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया था जिसके अंदर अगर हम किसी mRNA को प्लेस कर दें, मान लो हमने यहाँ पे एक mRNA डाल दिया इस सिस्टम के अंदर में, जो कि एक मशीन है, उसके अंदर में हमने mRNA डाल दिया, तो ये मशीन इस mRNA को एक पर्टिकुलर प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगी। जिस तरह का ये mRNA सीक्वेंस प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये प्रोटीन का सिंथेसिस करवा देगी। तो कोई भी प्रोटीन अगर हमें सिंथेसाइज करना है तो कुछ नहीं करना, इस मशीन के अंदर में एक स्पेसिफिक mRNA डालना है और उससे क्या बन जाएगा, एक प्रोटीन बन जाएगा। अब इसी चीज़ को नायरेनबर्ग ने यूज़ किया, इसी अपने एक्सपेरिमेंट को, अपने सिस्टम को यूज़ किया जेनेटिक कोड को डिसिफर करने में। उन्होंने क्या किया, सेकंड काम, कि आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक mRNA सिंथेसाइज करना स्टार्ट किया। सिंथेटिक और आर्टिफिशियल mRNA बनाना स्टार्ट किया। सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल mRNA का मतलब है एक ऐसा mRNA जिसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमने डिसाइड की हुई है। भाई हम अपनी मर्जी से अगर आर्टिफिशियली सेल के बाहर एक RNA का सिंथेसिस करवाते हैं तो ऐसे mRNA को बोलते हैं सिंथेटिक और आर्टिफिशियल mRNA। सिंथेटिक mRNA को सिंथेसाइज करने के लिए इन्होंने एक एंजाइम का इस्तेमाल किया जिसको नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज ये एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। ये भी एक्चुअल में क्या है, एक आरएनए पॉलीमरेज, एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है जो आरएनए की चेन बनाता है, लेकिन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। मतलब इसको किसी टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं होती है, किसी डीएनए सीक्वेंस या आरएनए सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं होती जिसकी मदद से ये आरएनए बनाएगा। ये अपने आप ही टेम्पलेट इंडिपेंडेंट काम कर सकता है। क्योंकि इसको एक साइंटिस्ट ने ढूंढा था, सेवरो उचाओ ने। इसी एंजाइम को उचाओ एंजाइम भी बोलते हैं, उचाओ एंजाइम। इसी एंजाइम की मदद से वो क्या प्रिपेयर करते थे, आर्टिफिशियल mRNA प्रिपेयर करते थे। मान लो एक हमने यहाँ पर आरएनए सिंथेसाइज किया। जो आरएनए उन्होंने पहली बार सिंथेसाइज किया था, फर्स्ट आरएनए उन्होंने जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया था, उसमें यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड को लगातार ऐड करते गए। तो उन्होंने एक होमोपॉलीमर यूरेसिल बनाया था। होमोपॉलीमर यानी कि एक ऐसा आरएनए जिसमें एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट होगा। तो पहला जो इन्होंने बनाया था वो यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड के रिपीटिशन से बनाया, जहाँ पे यूरेसिल कई बार रिपीट करते गए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसको बोलते हैं पॉली यू mRNA। ये एक mRNA है जिसके अंदर में सारे के सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो पॉली यूरेसिल है। तो इसको पॉली यू mRNA कह करके भी हम बुलाएंगे।
जब इस आर्टिफिशियल mRNA को इन्होंने अपने प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम में प्लेस किया तो इससे प्रोटीन डेवलप होगा। जो प्रोटीन इनको दिखाई पड़ा उसके अंदर में नंबर ऑफ अमीनो एसिड और टाइप ऑफ अमीनो एसिड को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। उसमें हमें सिर्फ एक सिंगल अमीनो एसिड प्रोटीन के अंदर दिखाई पड़ा, तो जो प्रोटीन है वो भी एक होमोपॉलीमर मिला हमको। जैसे यहाँ पे यू नाम का एक कोडॉन है, तो या इसकी वजह से एक अमीनो एसिड आया फिनाइल एलेनिन। PHE एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन। यहाँ पर भी फिनाइल एलेनिन आया जो इसकी वजह से आ रहा था, यहाँ पर भी फिनाइल एलेनिन आया जो इसकी वजह से आ रहा था, यहाँ पर भी एक फिनाइल एलेनिन आया जो इसकी वजह से, और लास्ट फिनाइल एलेनिन इसकी वजह से। मतलब यहाँ पर जितने कोडॉन्स ट्रिपल सीक्वेंस में प्रेजेंट थे, अमीनो एसिड का नंबर उस ट्रिपलेट सीक्वेंस के बेसिस पे ही आया। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 कोडॉन्स थे, तो 5 अमीनो एसिड दिखाई पड़े, और ये पाँचों के 5 जो अमीनो एसिड है वो सेम टाइप के होमोपॉलीमर प्रोटीन दिखाई पड़ा। जो प्रोटीन दिखाई दिया वो कौन सा दिखाई पड़ा? होमोपॉलीमेरिक प्रोटीन यहाँ पर दिखाई पड़ा। इससे ये तो प्रूफ हो गया कि भाई जो एक कोडॉन होता है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। साथ में ये भी प्रूफ हुआ कि जो यू वाला कोडॉन होता है वो किसको कोड करता है? फॉर फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। नेक्स्ट इन्होंने एक और आर्टिफिशियल RNA बनाया, होमोपॉलीमर बनाया, जिसको बोलते हैं पॉली-C। मतलब इस तरह का एक RNA बनाया जिसमें मल्टीपल C यूनिट्स रिपीट हो रही थी। ये एक mRNA बनाया, ये भी एक होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर ऑफ साइटोसिन, होमोपॉलीमर ऑफ साइटोसिन। जब होमोपॉलीमर साइटोसिन का बनाया तो वापस से जो प्रोटीन डेवलप हुआ वो एक होमोपॉलीमरिक प्रोटीन डेवलप हुआ, जिसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड ट्रिपलेट कोडॉन के बिहाफ पर आए, और जो भी कोडॉन यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं अमीनो एसिड वो होमोपॉलीमर फॉर्म में एक ही तरह का अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़ेगा जो है प्रोलीन, जो कि है प्रोलीन, जिसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये भी प्रोलीन अमीनो एसिड था, ये भी प्रोलीन अमीनो एसिड था, ये भी प्रोलीन, ये भी प्रोलीन और ये भी प्रोलीन। इससे भी हमें यह प्रूफ हुआ कि 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस एक कोडॉन की तरह बिहेव कर रही है, प्लस जो CCC कोडॉन है वो किसको कोड करता है? प्रोलीन को कोड करता है। नेक्स्ट फिर उन्होंने तीसरा होमोपॉलीमर बनाया GGG। जब GGG वाला होमोपॉलीमर बनाया तो हमें एक होमोपॉलीमरिक प्रोटीन मिला जिसके सारे अमीनो एसिड ग्लाइसिन थे या फिर G थे। लास्ट अगर हम बात करें AAA वाला, ये भी एक होमोपॉलीमर इन्होंने डेवलप किया। जब ये होमोपॉलीमर डेवलप किया गया तो जो प्रोटीन मिला उसके अंदर भी एक ही अमीनो एसिड था, होमोपॉलीमेरिक प्रोटीन मिला, लाइसिन नाम का अमीनो एसिड उसमें रिपीट हो रहा था। तो नेरनबर्ग के इन एक्सपेरिमेंट्स से ये क्लियर हो गया कि जो जेनेटिक कोडॉन है वो ट्रिपलेट होता है, प्लस जो होमोपॉलीमेरिक कोडॉन्स थे जैसे CCC ये प्रोलीन कोड करता है, GGG ग्लाइसिन कोड करता है, AAA लाइसिन कोड करता है, और UUU जो सबसे फर्स्ट वाला कोडॉन डेसिफर हुआ है वो UUU हुआ है फ्रॉम नेरनबर्ग के एक्सपेरिमेंट से। ये चीज़ उन्होंने पता की। लेकिन नेरनबर्ग के सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी। भाई नेरनबर्ग RNA सिंथेसाइज करने के लिए, आर्टिफिशियल RNA सिंथेसाइज करने के लिए एंजाइम की मदद लेते थे, सेवरो उचाओ। बट ये जो एंजाइम है ना, ये बहुत स्पेसिफिक नहीं होता, ये एक स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड नहीं करता, कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करता। ये किसी भी मैनर में किसी भी न्यूक्लियोटाइड को लगातार जोड़ता जाता है। टेम्पलेट के बिहाफ पे तो काम करता नहीं है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है, तो ये किसी भी ऑर्डर में एक न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने लग जाएगा। भाई होमोपॉलीमर्स तो ठीक था क्योंकि वहाँ पे हम एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहे हैं, तो U किसी भी ऑर्डर में ऐड होगा, हमें वैल्यू तो यही मिलेगी U।
लेकिन जब हम हेट्रोपॉलीमर बनाने जाते हैं, हेट्रोपॉलीमर यानी कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स जब हम एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर आरएनए। ऐसे एमआरएनए को बनाने के लिए ये एंजाइम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, उसको कंट्रोल कर पाना बहुत बेटर कंट्रोल उसमें नहीं मिलता है। इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया था हरगोबिंद खुराना ने, जो दूसरे साइंटिस्ट हैं हरगोबिंद खुराना। इन्होंने एक केमिकल मेथड डेवलप किया था। ये एक्चुअल में एक बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने एक केमिकल मेथड डेवलप किया था फॉर आर्टिफिशियल एमआरएनए सिंथेसिस। एक ऐसा केमिकल मेथड डेवलप किया जिससे आर्टिफिशियल एमआरएनए को सिंथेसाइज किया जा सके। लेकिन ये जो केमिकल मेथड था ये बेटर कंट्रोलेबल था, इसको कंट्रोल किया जा सकता था। किस मैनर में, किस ऑर्डर में, किस न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना है उसको कंट्रोल करना पॉसिबल था। इसकी मदद से ये बहुत ईजिली होमोपॉलीमर भी बना सकते थे। होमोपॉलीमर यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड्स वाले बार बार जो रिपीट करते हैं उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर, या फिर ये हेट्रोपॉलीमर बनाने में भी कैपेबल थे, जहाँ पे एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जाते हैं एमआरएनए बनाते टाइम। तो ये होमोपॉलीमर के साथ में हेट्रोपॉलीमर भी बहुत ईजिली बना सकते क्योंकि ये जो केमिकल मेथड इन्होंने डेवलप किया था इसके कंट्रोल बहुत करना इजी था, इसको कंट्रोल करना कंपैरेटिवली इजी था। जब हरगोबिंद खुराना ने अपना सबसे पहला हेट्रोपॉलीमर सिंथेसाइज किया, हेट्रोपॉलीमर एमआरएनए सिंथेसाइज किया, तो उन्होंने UC इस तरह से दो न्यूक्लियोटाइड्स को रिपीट करते गए। एमआरएनए के अंदर में दो न्यूक्लियोटाइड्स को इस तरह से रिपीट करते गए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अच्छा, अब की बार जो कोडॉन बनेगा 3 की सीक्वेंस, वो यहाँ पर ध्यान से देखना, वो 3 की सीक्वेंस 2 अलग अलग कोडॉन्स रिपीट हो रहे हैं। पहला कोडॉन है UCU और दूसरा कोडॉन है CU। UCU और CUC। इसका मतलब है कि हमारे पास में 2 कोडॉन्स मिल रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, UCU CUC, UCU CUC। अब ये जो हमारे अमीनो एसिड डेवलप होने वाला है, जब इस प्रोटीन का यूज़ करके, इस एमआरएनए का यूज़ करके प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएंगे, तो जो प्रोटीन हमारे पास में डेवलप होने वाला है वो UCU की वजह से सेरीन डेवलप होगा और CUC की वजह से लियोसीन डेवलप होगा। मतलब यहाँ पर जो अमीनो एसिड आने वाला है वो आएगा सेरीन, यहाँ पे लियोसीन, यहाँ पे फिर से सेरीन, यहाँ पे फिर से लियोसीन, यहाँ पे सेरीन, यहाँ पे लियोसीन। तो इस तरह का एक हेट्रोपॉलीमेरिक प्रोटीन भी दिखाई पड़ेगा, हेट्रोपॉलीमेरिक प्रोटीन भी दिखाई पड़ा। इससे ये फिर से क्लियर हो गया कि भाई कोडॉन ट्रिपलेट्स होते हैं। और इसी तरह के और एक्सपेरिमेंट लगातार जब रिपीट करते गए तो उससे ये कवर हो गया कि हर एक कोडॉन के बारे में जो जितनी भी इंफॉर्मेशन आज के टाइम हमारे पास अवेलेबल है वो सारे इसी तरह के एक्सपेरिमेंट से बाहर निकल करके आई। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। भाई जो जेनेटिक कोड के फीचर्स हमको इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू फाइनली पता लगे, उन फीचर्स के बारे में हम यहाँ पे अब बात करने वाले हैं। तो क्या फीचर्स होते हैं जेनेटिक कोड के, जेनेटिक कोड हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड में सबसे पहला फीचर है कि ये प्रूफ हो गया फाइनली इन एक्सपेरिमेंट से कि जेनेटिक कोड जो है इज़ अ ट्रिपलेट नेचर। ट्रिपलेट नेचर का मतलब है कि उसके अंदर एक कोडॉन में उसका ट्रिपलेट नेचर होता है। मतलब एक कोडॉन के अंदर में 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके एक कोडॉन को बनाते हैं। अगर ट्रिपलेट नेचर है कोडॉन्स का तो टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स कितने हो गए, 64। हमने कैलकुलेशन पहले ही कर लिया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स 64। इन 64 में से हमारे पास एक स्टार्ट कोडॉन होता है और 3 स्टॉप कोडॉन होता है।
अगर हम इन 64 कोडॉन्स की बात करें तो इनमें से हमारे पास में एक स्टार्ट कोडॉन होता है, एक स्टार्ट कोडॉन होता है और एक स्टॉप कोडॉन होता है। अब ये स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन mRNA में क्या काम करते हैं वो भी समझ लेते हैं अभी यहीं पर। जो स्टार्ट कोडॉन होता है इसका नाम है AUG। ये जो पर्टिकुलर कोडॉन सीक्वेंस है ये स्टार्ट कोडॉन की तरह बिहेव करती है। वहीं पर अगर हम स्टॉप कोडॉन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉप कोडॉन 3 हैं। 3 अलग अलग कोडॉन्स एज अ स्टॉप कोडॉन बिहेव कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? UGA, UAA एंड UAG। ये 3 कोडॉन्स हैं जो किसकी तरह बिहेव करते हैं? स्टॉप कोडॉन की। जो 5 प्राइम एंड होता है और जो 3 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड पे हमारे पास में AUG प्रेजेंट होता है, स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट होता है। और 3 प्राइम एंड के आसपास हमारे पास स्टॉप कोडॉन होता है जो इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। हमने यहाँ पर UAA को स्टॉप कोडॉन समझ रहे होता है। इन तीनों में से वैसे वो कुछ भी तीनों में से हो सकता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस की बारी आती है तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कोडॉन से लेकर के स्टॉप कोडॉन तक ही सिंथेसाइज होगा, यहीं तक प्रोटीन बनने वाला है। अगर इसके आगे पीछे mRNA प्रेजेंट भी है तो वो प्रोटीन में पार्टिसिपेट नहीं करता। प्रोटीन सिंथेसिस में सिर्फ और सिर्फ यहीं तक प्रोटीन बनने वाला है। तीसरा जो फीचर है जेनेटिक कोड का कि AUG जो हमारा स्टार्ट कोडॉन हमने यहाँ पर बनाया है, ये ना सिर्फ स्टार्ट कोडॉन है बट इसका डुअल फंक्शन होता है, इसका डुअल रोल होता है। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये अपना 2 फंक्शन परफॉर्म करता है, 2 अलग अलग। पहला स्टार्ट कोडॉन की तरह तो ये काम करेगा ही, लेकिन स्टार्ट कोडॉन की तरह काम करने के साथ में ये मिथियोनिन नाम के एक अमीनो एसिड को कोड करता है। मिथियोनिन नाम के एक अमीनो एसिड को ये कोड करता है। जहाँ पर भी AUG होगा वहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड आने वाला है प्रोटीन के अंदर? मिथियोनिन अमीनो एसिड आने वाला है। इसके लेकिन अगर हम स्टॉप कोडॉन्स की बात करें, जो 3 स्टॉप कोडॉन है हमारे पास में, अगर हम स्टॉप कोडॉन्स की बात करें तो स्टॉप कोडॉन किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। वो सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करने का काम होता है, इसलिए उनका नाम है स्टॉप कोडॉन्स। ये डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, किसी भी अमीनो एसिड का कोड नहीं करते हैं। अगर ये 3 किसी का भी कोड नहीं करते हैं तो इसका मतलब 64 में से 61 कोडॉन्स ऐसे होते हैं जो कोड करते हैं, कोडिंग होते हैं, और 3 कोड ऐसे होते हैं जो नॉन कोडिंग होते हैं। 3 कौन से? स्टॉप कोडॉन। बाकी जो 61 है वो कुछ ना कुछ कोड करते हैं। उनमें से इन कोडिंग में से 61 में से एक कोडॉन AUG स्टार्ट कोडॉन की तरह भी काम करता है, तो उसका डबल फंक्शन है, लेकिन कोड तो वो भी कर रहा होता है। नेक्स्ट जो फीचर्स हैं वो हमें थोड़ा सा याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यूनिवर्सल नेचर होता है, कोडॉन्स जो है वो यूनिवर्सल नेचर के हैं। चाहे हमारे पास में एक कोडॉन हो, एक पर्टिकुलर कोडॉन हम बैक्टीरिया के अंदर बात करें, प्लांट के अंदर बात करें, किसी एनिमल के अंदर बात करें या ह्यूमंस के अंदर बात करें, अगर एक पर्टिकुलर कोडॉन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है तो वो हर ऑर्गेनिज्म में सेम कोडॉन सेम अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो कोडॉन्स कैसे होते हैं? यूनिवर्सल नेचर। जैसे यू किसको कोड करता है? फिनाइल एलेनिन को, फिनाइल एलेनिन को। तो पूरी दुनिया में चाहे हम बैक्टीरिया, प्लांट, ईस्ट, ह्यूमंस, किसी एनिमल की बात करें तो यू हमेशा फिनाइल एलेनिन को ही कोड करने वाला है। इसके कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं हमें, कुछ रेयर एक्सेप्शंस इस रूल के हमें दिखाई पड़ते हैं, जिसमें कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के जीन्स में इसके एक्सेप्शन हमें मिल सकते हैं। बट अगर जनरल बात करें तो जनरल बात करने पर ये यूनिवर्सल नेचर के होते हैं, हर ऑर्गेनिज्म में सेम कोडॉन सेम अमीनो एसिड को ही कोड कर रहा होता है। 6th फीचर है जेनेटिक कोड को रीड कैसे किया जाता है। भाई हमारे पास में एक जेनेटिक कोड है, उसको हमें रीड करना है। मान लो एक mRNA है,
कुछ इस तरह का ए यू 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 सी 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 जी जी जी, ये एक अमीनो mRNA है, mRNA 1। तो इसको कैसे हम रीड करते हैं? ए को ये एक कोडॉन है, ये एक दूसरा कोडॉन है, ये तीसरा कोडॉन है, ये चौथा कोडॉन है। कोडॉन्स को हमेशा कॉन्टिन्यूस मैनर या फिर कॉन्टिगुअस मैनर में रीड किया जाता है। कोडॉन्स को रीड करते टाइम हम क्या ऑर्डर फॉलो करते हैं? कॉन्टिगुअस ऑर्डर, यानी कि कभी भी गैप लीव नहीं करना है, हमें कभी भी यहाँ पर गैप नहीं छोड़ना है। जैसे कि मान लो अगर म्यूटेशन होता है, इसी mRNA में म्यूटेशन होने की वजह से ये जो एडिनाइन है वो डिलीट हो गया। अगर एडिनाइन डिलीट हो गया तो हमारा नया जो mRNA का सीक्वेंस बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, और जो नए कोडॉन्स का सीक्वेंस बनेगा वो अब ऐसा बनेगा। ये एक कोडॉन हो जाएगा, ये दूसरा कोडॉन, ये तीसरा कोडॉन। तो पहला कोडॉन AAU, दूसरा कोडॉन UUC, तीसरा कोडॉन CCG। आप ऐसा नहीं करेंगे कि भाई आपने ये वाले कोडॉन के लिए गैप छोड़ दिया, नहीं, कभी भी गैप नहीं छोड़ा जाता। हमेशा कोडॉन्स को कंटिन्यूअस मैनर या कॉन्टिगुअस मैनर में, इसको बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, कंटिगुअस मैनर में रीड किया जाता है। सेम ये चीज़ हम जब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात करेंगे, जब जेनेटिक कोड और म्यूटेशन को रिलेट करते हैं, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में यही चीज़ आगे यूज़ होने वाली है। 7th फीचर की बात करें तो 7th फीचर है स्पेसिफिक एंड नॉन एम्बिगुअस नेचर। जो जेनेटिक कोड होते हैं, जो जेनेटिक कोडॉन्स होते हैं, दे आर अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक। एक पर्टिकुलर कोडॉन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही कोड करेगा हमेशा। इसका मतलब होता है कि एक कोडॉन किसी भी दूसरे अमीनो एसिड को कोड कर ही नहीं सकता। अगर UUU फिनाइल एलेनिन को कोड करता है तो ये फिनाइल एलेनिन के अलावा किसी भी कोडॉन को कोड नहीं कर सकता। इसी को बोलते हैं कोडॉन्स आर अनएम्बिगियस और स्पेसिफिक। लेकिन अगर हम इसका रिवर्स की बात करें, जो हमारा नेक्स्ट फीचर भी है, डीजेनरेट कोडॉन्स। डीजेनरेट कोडॉन, ये 7th पॉइंट का बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। जो 7th पॉइंट आप पढ़ रहे हैं ना, इसको बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। हमने बताया था कि UUU हमेशा किसको कोड करेगा? फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फिनाइल एलेनिन जो है, ये जो अमीनो एसिड है, ये सिर्फ UUU से ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसका कभी भी ये मतलब नहीं है, क्योंकि फिनाइल एलेनिन UUC से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, इससे भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, और UUU से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि फिनाइल एलेनिन एक साथ इससे भी प्रोड्यूस हो सकता है या इससे भी प्रोड्यूस हो सकता है। ऐसे कोडॉन्स को हम बोलते हैं डीजेनरेट कोडॉन्स। एक कोडॉन भले से एक ही अमीनो एसिड को कोड करे, पर एक अमीनो एसिड मल्टीपल कोडॉन से कोड किया जा सकता है। इसको बोलते हैं डीजेनरेट कोडॉन्स। हमारे 20 अमीनो एसिड में से ज़्यादातर डीजेनरेट कोडॉन्स या डीजेनरेट नेचर को शो करते हैं। अगर हम प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड की बात करें तो कितने अमीनो एसिड हैं प्रोटीन्स में? 20 अमीनो एसिड्स हैं। इनमें से जो 18 अमीनो एसिड हैं, दे आर डीजेनरेट नेचर को शो करते हैं। डीजेनरेट नेचर यानी कि उनको कोड करने के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन्स अवेलेबल हैं। वहीं पर अगर हम 2 अमीनो एसिड की बात करें तो दे आर नॉन डीजेनरेट। इन नॉन डीजेनरेट वालों का आपको नाम याद रखना है। नॉन डीजेनरेट में हमारे पास हैं AUG और UGG। अकेले ये 2 कोडॉन्स हैं जो नॉन डीजेनरेट हैं। AUG कोड करता है मिथ्योनिन को, मतलब मिथ्योनिन को कोड करने के लिए AUG ही रिक्वायर्ड है। मिथ्योनिन किसी भी कोडॉन, किसी भी दूसरे कोडॉन से कोड नहीं किया जा सकता। मिथ्योनिन को अगर आपको कोड करना है तो आपको AUG ही लाना पड़ेगा mRNA में। वहीं पर अगर हम UGG की बात करें तो ये कोड करता है ट्रिप्टोफैन को। ट्रिप्टोफैन का मतलब है कि ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड भी
सिर्फ UGG नाम के कोडॉन से ही कोड हो सकता है, बाकी कोई सा भी कोडॉन आप ले आओगे तो ट्रिप्टोफैन को कोड करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो 2 ही नॉन डीजेनरेट है, बाकी जो बचे हुए 18 अमीनो एसिड है दे आर डीजेनरेट, वो एक से ज़्यादा से कोड किए जा सकते हैं। इससे हमारे पास में एक क्लैरिटी निकल करके आती है कि भाई अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमें mRNA की सीक्वेंस दे दी गई है, आपको mRNA की सीक्वेंस नोन है, मान लो आपको ऐसे पता लग गया ये ऐसे है, यहाँ पे ये है और ये है। अगर ये नोन है तो बिल्कुल डेफिनेटली आप ये बता सकते हैं कि जो प्रोटीन बनने वाला है वो 100% श्योर आप बता पाएंगे, 100% क्या रहेंगे आप, श्योर रहेंगे, क्योंकि एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। तो ए की जगह क्या आएगा, लाइसिन। यू की जगह क्या आता है, फिनाइलएलनिन। सी की जगह आता है प्रोलीन। जी की जगह आता है ग्लाइसिन। ये बिल्कुल फिक्स है। लेकिन अगर हम रिवर्स दे दें, मान लो अगर हमारे पास में अमीनो एसिड की चेन दी हुई है, हमें अमीनो एसिड्स जो हैं किसी प्रोटीन के अंदर में वो नोन है और इससे हमें आरएनए तक जाना है। इससे किसी ने पूछ लिया कि भाई आरएनए की सीक्वेंस बतानी है, तो क्या आप बता पाएंगे? तो आप बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो अमीनो एसिड होते हैं वो नॉन डीजेनरेट टाइप के होते हैं। इस लाइसिन को कोड करने के लिए मल्टीपल कोडॉन्स हो सकते हैं, प्रोलीन को कोड करने के लिए मल्टीपल कोडॉन्स हो सकते हैं, उसमें से कोई सा भी आ सकता है। फिनाइलएलनिन को, ये प्रोलीन है, इसको कोड करने के लिए भी मल्टीपल एलीज कोडॉन्स हो सकते हैं। ग्लाइसिन को कोड करने के लिए मल्टीपल कोडॉन्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए मल्टीपल कोडॉन्स हो सकते हैं, पर एक अमीनो कोडॉन हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये 100% श्योर है। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जहाँ पर आरएनए की सीक्वेंस बता देंगे तो हमें प्रोटीन 100% श्योर पता लग जाएगा, और अगर अमीनो एसिड की सीक्वेंस पता है तो आरएनए की सीक्वेंस 100% श्योरिटी से नहीं बता सकते हैं, पॉसिबिलिटी बता पाएंगे, है ना, कितने पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो बताए जाते। तो ये कुछ फीचर्स थे जेनेटिक कोड की, हमने बात की। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेनेटिक कोड के बाद में, दैट इज़ म्यूटेशन। जेनेटिक कोड और म्यूटेशन को अब हमें रिलेट करना है। भाई म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब है जब भी कभी डीएनए के किसी सीक्वेंस में, किसी न्यूक्लियोटाइड में, एक न्यूक्लियोटाइड में, 2 न्यूक्लियोटाइड में, 4 न्यूक्लियोटाइड में फ़र्क आता है, तो डीएनए के अंदर में कोई सा भी अगर चेंज आता है तो उसी को बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन को हम जेनेटिक कोड के लेवल पर, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लेवल पर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। तो अब हमें म्यूटेशन को रिलेट करना है, रिलेशन टू जेनेटिक कोड, टू जेनेटिक कोड। म्यूटेशन का सिंपल सा मतलब है एनी चेंज इन डीएनए, एनी चेंज और चेंजेस इन डीएनए। अब डीएनए के जो चेंज है, म्यूटेशन जो है, उनको हम कई टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला तो क्लासीफाइफिकेशन है कि डीएनए के किस पोजीशन में किस तरह का चेंज दिखाई पड़ता है, जिसमें अगर हम डीएनए के चेंज की बात करें तो पहला म्यूटेशन है एडिशन टाइप का म्यूटेशन। एडिशन का मतलब है कि किसी एमआरएनए या फिर डीएनए के अंदर में एडिशन हो जाए ऑफ फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स। किसका एडिशन हो जाए? फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन हो जाए। हमारे पास पहले जो कॉम्बिनेशन था, मान लो ऐसा है, अगर यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाते हैं, मान लो यहाँ पर एक न्यूक्लियो कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा ऐड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। इसी तरह दूसरा भाई होता है डिलीशन। इसी का दूसरा भाई होता है डिलीशन। डिलीशन में क्या करना है? माइनस कर देना, रिमूव कर देना ऑफ फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स। जब कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर दोगे, जैसे मान लो इसी पोजीशन में से अगर हम जी वाले को रिमूव कर दें तो क्या बचेगा? ए सी और जी। ये वाला तो रिमूव हो गया था और ये तो बाद में ऐड हुआ है, तो इसको बोलेंगे डिलीशन, क्योंकि यहाँ पर जो जी था यहाँ पे वो डिलीट हो चुका है। तीसरा म्यूटेशन होता है सब्स्टिट्यूशन। तीसरा म्यूटेशन होता है सब्स्टिट्यूशन।
सब्स्टिट्यूशन के अंदर में ना तो एडिशन होगा ना ही एक्स्ट्रा डिलीशन होगा, यहाँ पर रिप्लेसमेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है? रिप्लेसमेंट होता है ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस कर दिया जाता है। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर डीएनए के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होकर दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो हमारे पास ये कंडीशन प्रेजेंट थी, मान लेते हैं ये हमारे पास एमआरएनए था। म्यूटेशन के बाद में जो चेंज दिखाई पड़ा, तो म्यूटेशन के बाद में जो चेंज दिखाई पड़ा वो ये जी यहाँ से डिलीट होकर के इसकी जगह आ गया सी। ये जी डिलीट होकर के इसकी जगह क्या आ गया सी। तो ये वाला चेंज हो गया किसमें? सी में। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट या फिर सब्स्टिट्यूशन। ये 3 टाइप के म्यूटेशन होते हैं बेस्ड ऑन कि डीएनए में क्या चेंज देखने को मिल रहा है। अच्छा, कितना बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है इसके बिहाफ पे हम 2 नाम देते हैं, पॉइंट एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कितना बड़ा म्यूटेशन है उसके बेसिस पे ये 2 नाम दिए गए हैं, 2 क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है जब किसी एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आता है, भाई चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड, चाहे वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए, डिलीट हो जाए या फिर रिप्लेस हो जाए, अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ रहा है दैट इज़ पॉइंट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एक स्पेशल केस है म्यूटेशन का जहाँ पे रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो जाएगा। जो एमआरएनए था उसका रीडिंग फ्रेम था, वो पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम ही यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। रीडिंग फ्रेम ऑफ एमआरएनए चेंजेस अहेड ऑफ म्यूटेशन साइट। म्यूटेशन साइट के बाद में पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। क्यों होता है ये आप ये भी याद रख सकते हैं, बिकॉज ऑफ एडिशन या फिर डिलीशन, या तो एडिशन या तो डिलीशन जो 3 के मल्टीपल में नहीं है, नॉट इन द मल्टीपल ऑफ 3। क्या मतलब हो रहा है इसका वो भी बता देते हैं, वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। एक एमआरएनए ले लेते हैं, उससे समझ में आएगा। सी मान लो ये एमआरएनए, ये हमारे पास में क्या है? एमआरएनए। अब इसमें एक काम करते हैं, इसको म्यूटेट कराते हैं। ये वाला शायद ओके, इसको मिटा देते हैं। म्यूटेट कराते हैं इसको, तो इससे और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अब देखो म्यूटेशन कैसे कराना है हमें। मान लो हमने एक न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करा दिया, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड सी हमने ऐड करा दिया। जो सी न्यूक्लियोटाइड है वो यहाँ पर ऐड करा दिया। जब सी न्यूक्लियोटाइड ऐड कराया गया है तो इस पोजीशन पर ऐड हुआ है। कितने न्यूक्लियोटाइड्स हुए? 1। अब रीडिंग फ्रेम देखना है यहाँ से। नया जो रीडिंग फ्रेम है वो कैसा बनेगा? ऐसा। नया रीडिंग फ्रेम ऐसा क्यों बन रहा है? क्योंकि हमने बताया था पहले ही कि कभी भी गैप नहीं छोड़ना है। जेनेटिक कोड को रीड करते टाइम कभी भी गैप नहीं छोड़ते हैं, कोडॉन्स को लगातार कॉन्टीन्यूअस कंटिगुअस मैनर में रीड करते हैं। तो इसके बाद के जितने भी कोडॉन्स थे, क्या उनका वैल्यू चेंज हो गया? क्या उनका नेचर चेंज हो गया? बिल्कुल, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ था। अच्छा, 2 को ऐड कर लेते हैं। मान लो सी को ऐड कर लिया। फिर से देखो यहाँ पे ये 1 2 जो रीडिंग फ्रेम था वो यहाँ पे भी चेंज हुआ है। क्यों रीडिंग फ्रेम चेंज है? क्योंकि 3 का मल्टीपल ऐड नहीं हुआ था। अच्छा, 3 का मल्टीपल ऐड कर दो, ये देखो यहाँ पे क्या अब फ्रेम शिफ्ट होगा? नहीं। देखो ये रीडिंग फ्रेम है, ये रीडिंग फ्रेम है, ये रीडिंग फ्रेम है, ये रीडिंग फ्रेम है, ये रीडिंग फ्रेम है। जो ऐड हुआ है वो सिर्फ एडिशनल न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है।
रीडिंग फ्रेम अभी भी हमारे पास में ओरिजिनल वाला ही है। तो अगर एडिशन और डिलीशन 3 के मल्टीपल्स में हो रहे हैं, 3, 6, 9 इस तरह से हो रहे हैं, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होता। अदरवाइज़ 1 का चेंज हो रहा है, 2 का चेंज हो रहा है, 2 का एडिशन, 1 का एडिशन, 1 का डिलीशन, 2 का एडिशन, 2 का डिलीशन, तो हमारे पास फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आएगा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हमें ये प्रूफ करता है डीएनए के लेवल पर या जेनेटिक तौर पे ये प्रूफ करता है कि जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट नेचर का है। ये कैसे प्रूफ होता है? बिकॉज ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जेनेटिक लेवल पर, डीएनए लेवल पर ये प्रूफ किया जाता है कि जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट नेचर का होता है। तो ये हमने पूरा कवर कर लिया हमारा जेनेटिक कोड प्लस म्यूटेशन।